नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए तमाम वो प्रयास करता है कि आपको सही जानकारी मिल पाए, आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकें और अपने भोजन में, अपने खान पान में क्या कुछ ऐसे सुधार लाएं जिसकी वजह से आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, कोई भी रोग आपको छू भी ना सके, आपके चारों ओर प्रतिरोधक क्षमता की एक ऐसी सुरक्षा कवच, एक ऐसे सिक्योरिटी बनी रहे, यानी हेल्थ शील्ड जिसे कहते हैं, वो आप उसके दायरे में रहें और जिसमें कोई भी रोग प्रवेश आसानी से ना कर पाए। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके पास साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, गुरु जी से बात कर सकते हैं। बस आपको करना केवल इतना है, कॉल मिलाना है जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी बात करना चाहते हैं या अपना संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे फोड़े, एक ऐसी चीज़ जो पक जाती है, पीलापन उसमें आ जाता है, लेकिन वो कानों में जब हो जाए तो ना तो वो उंगली डाली जाती है, ना देख पाते हैं उसको, केवल डॉक्टर के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और दर्द तो बेइंतहा होता है। क्या ये समस्या जब होती है तो क्या ये बिगड़ने के भी इसके चांस होते हैं? और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये होता क्यों है? देखिए, कान में फोड़ा होने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। अच्छा। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो आदमी बार बार कोई चीज़ लेके कान को हिलाता रहता है और कान में जख्म हो जाए तो फोड़ा बन जाता है। अच्छा। और जिसका नज़ला बिगड़ जाए और कानों में चला जाए, उसकी आवाज़ भी चली जाती है, उसको भी फोड़ा होता है। फोड़ा चाहे किसी किस्म से है। मेडिकल में तो सिर्फ सुन करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, रोग काटने की दवाई कोई नहीं है जी। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ़ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना घर की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। ये दवाई उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। अब मौसम के अनुसार इसके उपचार अलग अलग होते हैं। अच्छा। जैसे अब इस टाइम बसंत ऋतु है, इसमें आम के पेड़ों पे बूर आ रहा है, तोते इसको काट के फेंकते हैं, हवा चले तो भी ये टूट के नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरा हुआ जो आम का बूर है उसको उठा के पीस कर उसका रस निकाल लें। जितना उसका रस है इतना इसमें गर्म तेल मिला दें, सरसों का। अब इसको आप रुई भिगो के उस कान के अंदर रख दें जिसमें फोड़ा फुंसी है, और उसके बाद उसको आराम करने दें। अब पानी जब भी इसको पीने को देना, हल्का गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के देना।
तो कान में जैसे आप इस तेल को लगाएंगे तो लगाने के 5 सेकंड के अंदर अंदर तो दर्द बंद हो गया। और 4 घंटे के बाद यदि इसमें पस बन गया तो पस निकलना शुरू हो जाएगी, पस नहीं बनी है तो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और जब आप 4-4 घंटे बाद ऐसे इसको लगाते रहेंगे तो 1 हफ्ते में चाहे आपका कितना भी बड़े से बड़ा फोड़ा था, कितना भी भयंकर से भयंकर कान के अंदर इन्फेक्शन था, 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। परंतु जब आम का बोर नहीं है तब आपको सरसों के तेल के अंदर लहसुन जला करके फिर उस लहसुन को जलाने के बाद उस तेल के अंदर देसी कपूर मिला के नीले रंग की कांच की शीशी के अंदर उस तेल को डाल के 40 दिन तक धूप में रखना, दिन में 2 बार हिलाना। और ये तेल संभाल के रख लें, चाहे ये 50 साल भी ये तेल रहे, ख़राब नहीं होना। कभी भी कान में किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो इस तेल को कान में डालने से उसकी तकलीफ़ समाप्त हो जाती है, कान से पस आ रही तो बंद हो जाती है, बहरापन आ गया सुनाई नहीं पड़ता तो सुनाई देना शुरू कर देता है। यानी कान के हर एक रोग को समाप्त करने के लिए अमृत के समान है। तो गुरु जी, जैसा कि आपने आम का बताया, ये तो मौसम की बात हुई। आम वैसे भी देखा जाए तो आम का वो जो लीक होता है उसका रस ऊपर से, वो भी फोड़ा या खाल को ख़राब करता है। देखिए, जो आम तोड़ते हैं इसके अंदर से सफ़ेद पानी सा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ख़तरनाक है। अच्छा। जहाँ लग जाए वहाँ से चमड़ी भी जल जाती है, तेजाब है वो। अच्छा, तेजाब होता है। हाँ, वो कभी प्रयोग में नहीं लेना। अच्छा, तो ऐसे में सावधानी क्या बरतनी चाहिए, कैसे? सावधानी ये है, जो कलमियन में तो इतना नहीं होता। अच्छा। जो अपने देसी आमैनी में होता है। जब भी इन आमों को तोड़ा जाए तो पहले इनको धो करके फिर उसके बाद पकाने के लिए भी रखा जाता है। और ऐसे भी सब्जी बनानी तो उसको छिल करके जहाँ से डंडी के साथ रखा था वो कम से कम आधा इंच ऊपर से काटना पड़ता है। अच्छा। उसके अंदर होता है, फिर रहता है। और जब इसको सब्जी बनाते हैं या इसको भूनते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसका पन्ना बना के भी पी सकते हैं आप। अच्छा। चटनी बना के भी खा सकते हैं जब तक कच्चा है। पक्का होने के बाद इसका रस चूसेंगे, वो ज़्यादा लाभ करता है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं संसार में जो कि गले से नीचे उतरते सीधी खून में जाती है। इनका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है, शहद और आम का रस। अच्छा। बाकी चीज़ों का थोड़ा प्रोसेसर होता है, परंतु आम का रस और शहद जैसे गले से नीचे उतरा, ये लीवर को साफ करता हुआ सीधा खून में चला जाता है, जिस ग्रुप का उसी में मिल जाता है। परंतु इसका प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि आम मीठा होता है ना। देखिए, ये शुगर वाला भी ले सकता है। अच्छा। सांस का रोगी भी ले सकता है, टीबी का रोगी भी ले सकता है। इसको किसी में मनाही नहीं है। लेकिन परहेज बताए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा कि ये इसका परहेज। डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी, उनका प्रैक्टिकल कहाँ है? थ्योरी से थोड़ा इलाज होते हैं, इलाज तो प्रैक्टिकल से होते हैं। आज कोई भी डॉक्टर कह दे कि मैंने इस रोगी को परमानेंट ठीक कर दिया, अब दवाई नहीं खिलानी पड़ेगी, बिल्कुल बात बिल्कुल तब मैं मानूं। मैं तो पहले दिन कहता हूँ नाड़ी परीक्षण पर परहेज करे तो दवाई है, परहेज नहीं करे दवाई बिल्कुल नहीं मिलेगी। परहेज करके जब रोगी दवाई खाता है तो पहले दिन 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। आज एक रोगी मेरे पास महाराष्ट्र से आया है, जो कि चल फिर नहीं सकता था और उसको भयंकर दर्द था, पेट साफ नहीं होता था। नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको दवाई दी, दवाई उसने खाई, तेल की मालिश की, 4 बार तो उसका पेट साफ हुआ। मालिश करने से बाद में एक्वाप्रेशर किया गया
कहते हैं मुझे 20 से 25% आराम परमानेंट मिल गया। हम्म, दवाइयों जैसा नशा नहीं है। तो मैंने उसको यह जवाब दिया कि देखिए, यहाँ पे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। जड़ी बूटियाँ हर एक रोग को जड़ से काटती हैं, और जिनमें केमिकल है, केमिकलों से इलाज करना है, ये सिर्फ उस अंग को सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है, रोग कटता नहीं है। बिल्कुल। तो गुरुजी, जब बात आम की आ ही गई है तो आम के हम लाभ जानना चाहते हैं। क्या ये केवल स्वाद के लिए ही होता है या इसका हम और भी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, आम का पापड़ अच्छा। उल्टी को बंद करने के लिए रामबाण है। और जिनको पीलिया हो गया और लीवर काम नहीं कर रहा है, वो भी 3-4 बार 5 ग्राम से 10 ग्राम तक चूसता है तो उसका पीलिया समाप्त हो जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा गुरुजी, पीलिया के लिए अगर आपने बात की है, आम भी पीला ही होता है और पीलिया में पीली चीज़ देने के लिए मनाही होती है? ये सब बकवास है। अच्छा। हल्दी को कहते हैं हल्दी पीलिया वाले को नहीं देनी। हाँ। सबसे ज़्यादा खून को साफ करने के लिए हल्दी है। ये किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं रहने देती। और पीलिया वाले के लिए 1 चम्मच हल्दी का छोटा, 4 चम्मच शहद में मिला के देना शुरू करें। हफ्ते में जिसका 18 से 20% तक पीलिया चला गया, हफ्ते में वो भी समाप्त हो जाता है। अच्छा, इतना ये हल्दी का लाभ है। और हाँ। वैसे ही एक भ्रामकता फैलाई हुई है कि हल्दी का प्रयोग नहीं मेरी करना बात चाहिए। सुनिए, जी। ये एलोपैथिक में तो थ्योरियाँ पढ़ाई गई हैं, उनमें प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल तो फिर जब जाते हैं तो डॉक्टर सिखाते हैं भाई अंग ऐसे काटना है, परंतु उस अंग को काट कर ठीक नहीं कर सकते। ये भी बात है। सुन करने के लिए कोबरे सांप का जहर है, बिच्छू का जहर है, केमिकल है, मरे हुए जानवरों का ढेंचूरा है। उससे हम शरीर को सुन करते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, फिर खुराक देनी पड़ती है। जब रोगी इसका आदी हो जाता है तो उसको जो तकलीफ अब महसूस नहीं होती, परंतु जब दवाई नहीं लेता तो फिर तकलीफ बढ़ती है। अच्छा, तो ये इसके पीछे कारण होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सभी जो भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आमतौर पर, ख़ास तौर पर जैसा कि गुरुजी ने भी बताया कि जो मौसम के फल होते हैं उनको आप ज़रूर प्रयोग में लाएं, क्योंकि मौसम, यही जो प्रकृति है, प्रकृति का ही देन है मौसम भी। तो प्रकृति हमें जो भी चीज़ देती है वो गुणों के आधार पर देती है, और इसलिए मौसम के मुताबिक ही फल सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं। अगर बिना मौसम के हम लें, जो कि आप इस बात को भी देखें, अगर बिना मौसम के हम ले सकते वो हमें लाभ करती तो 12 महीने ही, आम हो या तरबूज हो या और भी अन्य फल हों, ये 12 महीने हमें प्राप्त होते रहें, यानी पेड़ों से हमें प्राप्त होते रहे। परंतु ऐसा नहीं है, ये मौसम के मुताबिक ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब मौसम में ही इनका सेवन करना वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे शरीर के लिए भी और हमारे रोगों के लिए भी। रोगों को काटने के लिए ये जो मौसम के जो फल होते हैं ये औषधि का काम करते हैं। सब्जी है, फल हैं, पेड़ है, पौधे हैं, छाल है, पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप में औषधियाँ हैं। बस इनका प्रयोग करना हमें आना चाहिए। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि हम इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से आपको जोड़ते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं कि उनके औषधि तत्व कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके के और भी हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आप सभी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजे हुए हैं, हम उनको भी बारी बारी